नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 22 जुलाई 2020 है और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये है इंडिया आइडियाज़ समिट। भारत और यूएसए के बीच में एक बिजनेस काउंसिल है। इसका नाम है यूएसए इंडिया या फिर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसका प्रॉपर नाम है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। 45th एनिवर्सरी दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों देश। और ये बिजनेस काउंसिल की स्थापना जो है वो आज से 45 ईयर्स पहले हुई थी। तो ये 45th एनिवर्सरी है, तो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये जो समिट है इसका नाम है इंडिया आइडियाज़ समिट और 2020 की जो थीम है ये है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। ये एक ऑफकोर्स वर्चुअल मीटिंग है और इस वर्चुअल मीटिंग को एड्रेस करते हुए हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया कि इंडियन इकोनॉमी इज सेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल ऑन द बैक ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स दैट आर बूस्टिंग द रूरल सेक्टर। उनका कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी की वजह से और इसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे सेक्टर्स हैं इसकी वजह से रूरल सेक्टर में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी धीरे धीरे एक स्पीड, एक पेस, एक पिकअप जो है वो पकड़ रही है। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि अगर हम इसको और ज़्यादा एनालाइज करें ये जो स्टेटमेंट है, तो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी 50% से ज़्यादा हमारे देश के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। लेट मी राइट डाउन पॉइंट्स हियर फॉर यू गाइस। सबसे पहले तो बात करते हैं 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। लॉकडाउन के टाइम पर आपको पता है स्टार्टिंग में लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट किया गया तो सभी के लिए ये लॉकडाउन था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर जो हैं वहाँ मीन्स खेती बाड़ी में जाने आने की छूट जो है वो दे दी थी। तो गांव में लॉकडाउन की ऐसी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हुई है। थर्ड चीज़ ये है कि प्रोडक्शन जो है खेती बाड़ी का वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, डिमांड भी है ये सारे प्रोडक्ट्स की। तो इसकी वजह से किसानों के हाथों में थोड़े बहुत पैसे आए हैं और इन पैसों का उपयोग जो है वो नेसेसरी चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अर्बन प्रोडक्ट्स भी डिमांड में हैं। तो उनका जो एक ओवरऑल कहने का जो मतलब है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कोर्स ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इससे आपको पूरी इकोनॉमी का जो नेचर है वो पता चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लोज मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक हमारी इकोनॉमी जो है उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कह सकते हैं बारीकी से इसको ऑब्जर्व कर रही है, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रही है। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया कि गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ एक्शन की आवश्यकता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्शन लेने के लिए तैयार है। ग्रीन शूट्स आर विजिबल, राइट। नए छोटे छोटे शूट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हायर पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अब फैक्ट्रीज जो हैं वो चलने लगी हैं। टोल कलेक्शन यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं और परचेज मैनेजर्स इंडेक्स को देखें तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। निर्मला सीतारमण जी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बताया कि सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं भारत के ये ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक सेक्टर का प्रेजेंस जो है गवर्नमेंट कंपनीज को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, और सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी हर सेक्टर जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए खुला है। ऑफ कोर्स ये यूएस इंडिया समिट है तो बिजनेस काउंसिल की एक मीटिंग है, तो डेफिनेटली वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताने के लिए ये स्टेटमेंट्स
दिए जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में उन्होंने बताया कि ये 20 लाख करोड़ रुपीस का जो एक स्टिमुलस पैकेज है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे इकोनॉमी में हमें एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। क्लोज सिंक्रोनाइजेशन अमंग फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटर्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडिकेटर्स कुड ड्राइव द रिकवरी ट्रेंड। अगर एक ट्रायंगल हम बना लें तो एक तरफ आप रख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंक्स और दूसरे सेक्टर्स इसमें आ गए, बैंक्स और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट्स। रेगुलेटर्स यानी कि आप गवर्नमेंट को यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर आप रख दीजिए इंडिकेटर्स को। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली एक रिकवरी का ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। आईसीआरए ने ये बताया है कि पहले ये बताया था आईसीआरए ने कि भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ है ये -5% के आसपास होगा, लेकिन कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में आज भी लॉकडाउन नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से -9.5 तक ये पहुंच जाएगा। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले हमने डॉक्टर भरत झुंझुनवाला के एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल को एनालाइज किया था। एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर मैंने आपके साथ उस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने बताया था कि डबल डिजिट में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और देखिए यहाँ पर आईसीआरए ने भी इसी की तरफ एक इशारा किया है। निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया है कि एमएसएमईज जो हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है इंडिया यूएस ट्रेड डील। पीयूष गोयल जो हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बताया कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, इंडिया एंड यूएसए बोथ दिस नेशंस आर ऑलमोस्ट देयर। ये दोनों देश जो हैं वो एक क्विक ट्रेड डील जो है आने वाले टाइम में अचीव कर लेंगे, बस वहाँ पर ही है उनका। उन्होंने तो ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि और थोड़े फ़ोन कॉल्स करने हैं, और ये फ़ोन कॉल्स यानी कि नेगोशिएशंस ओवर द फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेड डील, ये क्विक ट्रेड डील जो है ये दोनों देश अचीव कर लेंगे। एक चीज़ है जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ 50 से लेकर 100 जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा। तो लेट मी थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट। आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हमने डिस्कशन की थी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नए स्टूडेंट्स होंगे, और आई नो रेगुलर स्टूडेंट्स, लेकिन नए स्टूडेंट्स भी जॉइंट होते रहते हैं इसके साथ। तो क्विकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मान लीजिए कि एक देश है ए और दूसरा देश है बी, तो इन दोनों के बीच में जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है इन दोनों के बीच में, तो अगर इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो ये ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे, कस्टम्स ड्यूटीज़ जो कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे। लगभग 80% जितने प्रोडक्ट्स जो हैं तो इनके ऊपर ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। तो फ्रीली, जैसे आप एक बिहार से अगर गुजरात में कोई सामान बेचते हैं और गुजरात का सामान जो है वो अगर आप कर्नाटका में बेचते हैं, तो जिस प्रकार से हम एक देश के दो स्टेट्स के बीच में जैसा व्यापार होता है उतना तो नहीं, लेकिन उससे बहुत नज़दीक एक माहौल देखने को मिलता है। तो ट्रेड जो है उसका फ्लो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम में भी, क्वांटिटी में और क्वालिटी भी, और इसकी इम्पैक्ट फिर ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर भी हमें नज़र आती है। तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कैसा है कि आपने एक लिस्ट बना लिया, राइट, 50 से लेकर यहाँ पर 100 जितने ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, तो उसका लिस्ट बना लिया। अगर दोनों देश इस लिस्ट से हैप्पी हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर ना के बराबर या फिर ये जो ड्यूटी है वो हटाई जाएगी, कस्टम्स ड्यूटी इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे करके और ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐड किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक लॉन्ग टर्म विजन ये है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है दोनों देशों के बीच में साइन हो जाए। दोनों देश जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और नेचुरल पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, राइट, वैल्यूज़ और म्यूचुअल ट्रस्ट हैं एक दूसरे के ऊपर, और चाइना एक कॉमन फैक्टर है। तो चाइना की वजह से भी ये दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। यूएसए चाहेगा कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ये डील हो जाए, ये क्विक ट्रेड डील। यूएसए ने ये भी बताया है कि हम आपको जीएसपी का बेनिफिट जो पहले आपको मिलता था तो वही बेनिफिट आपको फिर से मिल सकता है अगर आप क्विकली एक ट्रेड डील को साइन कर लें। इंडिया ने बताया कि आप स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर जो ड्यूटी लगाते हैं तो उसको हटा दीजिए, फार्म गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगती है तो इसको हटा दीजिए, ताकि हम और ज़्यादा स्टील और एल्यूमिनियम और फार्म गुड्स आपके देश में बेच सकें।
यूएसए रिमेन्ड इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। फाइनेंशियल ईयर 20 में देखें तो दूसरी बार यूएसए हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में हो गए हैं $88.75 बिलियन। फिर ईयू रिसेशन फाइट। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, एक स्टिमुलस पैकेज, एक अनप्रेसिडेंटेड स्टिमुलस पैकेज, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा होगा। 750 बिलियन यूरोस यानी कि $860 बिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज। और ये 27 कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन यूनियन के, पहले 28 थे ब्रेग्जिट के बाद, अब हो गया 27। तो ये 27 देश जो हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जर्मनी और फ्रांस ने। और ये इमरजेंसी जो फंड है इसमें $390 बिलियन यूरोस की ग्रांट्स होगी और 360 बिलियन यूरोस की लो इंटरेस्ट लोन्स दी जाएगी। ख़ास करके सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं इटली, तो इटली को पैसे मिलेंगे। फिर ग्रीस नाम का देश है, तो ये एक लंबे टाइम से रिसेशन में है, तो इनको पैसे मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे सदर्न देश हैं, ईस्टर्न यूरोपियन देश हैं जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं, तो उनको भी पैसे मिल सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो आपको, जो भी आप खर्च करें, तो यू हैव टू मेक श्योर कि पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करने हैं, खर्च जो है वो उस हिसाब से करना है। तो ये काफ़ी एक समझदारी दिखाई है। और एक और सिग्नल यहाँ पर है, सिग्नल ये है कि यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियली और इसके साथ साथ जब भी मुसीबत आएगी तब उस टाइम पर, मुसीबत के वक्त पर, यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है यूरोपियन यूनियन ने भेजा है। लास्ट आइटम ऑफ द डे, फिशरीज सब्सिडीज़। ग्लोबल लेवल पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नेगोशिएशंस चल रहे हैं। उसका मेन सब्जेक्ट ये है कि जो हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज़ हैं, बहुत सारे देश जो हैं वो अपने फिशरमैन को, अपनी जो फिशिंग कंपनीज़ हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं कि आप ट्रोलर्स खरीद लीजिए, आप बड़ी बोट्स खरीद लीजिए, नेट्स और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए, तो इसके ऊपर एक नेगोशिएशन चल रहा है। मेन लक्ष्य जो है नेगोशिएशन का वो ये है कि जो इलीगल और अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, जिसको IUU कहते हैं, IUU यानी कि इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, तो इसको बंद करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्सिडीज़ दी जाती है, फिशरीज सब्सिडीज़, राइट, जिसकी वजह से ओवर कैपेसिटी या फिर ओवर फिशिंग की जाती है, ज़्यादा फिशिंग की जाती है। लेट मी राइट डाउन ओवर फिशिंग हियर। तो ओवर फिशिंग को भी रोकने के लिए ऐसी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना होगा। भारत ने ये स्टैंड लिया है और ये समझिएगा, भारत ने क्या बताया, भारत ने ये बताया है कि हम ये सपोर्ट जो हैं, सब्सिडी जो हैं, ये बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो फ़िशरमैन हैं वो छोटे और सबसिस्टेंस फ़िशरमैन हैं। सबसिस्टेंस फ़िशरमैन यानी कि थोड़ी फ़िश वो पकड़ कर लेकर आते हैं, उसमें से थोड़ी अपने लिए रखते हैं और थोड़ी मार्केट में बेचते हैं, उनका गुजारा जो है वो होता है इससे। तो बहुत ही उनकी एक इकोनॉमिकली ये कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग नहीं हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। तो इनको तो हमें, लेट्स से उनकी बोट डूब गई या फिर रिपेयरिंग है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी। देयर शुड बी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा भारत ने बताया है कि एक स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, आप इसको कहते हैं S&D, ये याद रखिएगा। WTO में जब भी आप S&D, WTO के साथ जुड़ा हुआ S&D सुने तो इट इज़ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसमें यह होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी छूट दी जाती है कि अगर कार्बन एमिशन कम करना है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को छूट दी जाएगी कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पर कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को 2025 तक कार्बन एमिशन को ख़त्म करना है, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहा जाएगा कि आप 2030 तक या 32 तक करें, क्योंकि अभी वो थोड़े पीछे हैं। तो ये स्टैंड लिया है भारत ने। भारत ने ये बताया कि इंडिया said that the focus should be on distant water and large scale industrial fishing। जो बड़े बड़े देश हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिशिंग करते हैं, तो उनके ऊपर हमें रोक लगानी चाहिए। भारत का प्रपोजल, और एक ये भी है जो चाइना के लिए एक दुखद खबर है, भारत का प्रपोजल ये है, एक ऐसा देश जिसका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $5,000 से ज़्यादा है, 3 सालों के लिए अगर ये उनकी GNI है,
मराइन कैप्चर में अगर 2% से, ग्लोबल मराइन कैप्चर में अगर 2% से ज़्यादा उस देश का शेयर है, और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर से उस देश की जीडीपी का 10% से कम, उस जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 10% से कम होता है अगर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का टोटल मिला ले तो ऐसे देशों को आप एग्जेम्प्ट कीजिए। ऐसे देशों के ऊपर उन देशों को आप डेवलपिंग कंट्री नहीं कह सकते एज पर दिस फिशिंग प्रपोजल। और एक और पॉइंट ऐड किया है कि वे देश जो दूर तक डीप सी वेसल्स जिनके पास हैं, उनके मछुआरों के पास हैं, और दूर तक वो जाते हैं और वहाँ से फिशिंग करके आते हैं, तो ऐसे देशों को भी ड्रॉप कर देना चाहिए डेवलपिंग नेशन के लिस्ट में से। तो चाइना इसमें से डेफिनेटली ड्रॉप हो सकता है, ये भारत ने स्टैंड रखा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है S&D, राइट। And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.